नमस्कार, मैं कुंवर राज्यवर्धन सिंह आप लोगों को आज बीए भाग 2 के सिलेबस में शामिल कहानी परमात्मा का कुत्ता, जो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई है, इस कहानी का वाचन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। परमात्मा का कुत्ता कहानी जिसे मोहन राकेश ने लिखा है और जो विभाजन की विभीषिका पर लिखी गई कहानी है, विभाजन से उत्पन्न हुई त्रासदियों पर लिखी गई कहानी है। इसका तत्कालीन मानव जीवन पे किस तरह का असर पड़ा था, इस पर लिखी गई कहानी है। परमात्मा का कुत्ता। बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियाँ खाना खोलकर खाना खा रहे थे। एक व्यक्ति पगड़ियाँ सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था। कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत नहीं थी। सफ़ेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी नवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था, वह हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोढ़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमन को रट्टा लगा रहा था। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होठ हिलते थे और कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे। एक 70-75 साल की बुढ़िया सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंझल के सिवा कुछ नहीं था। लोगों से पूछ रही थी कि वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम इलाट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद विभाजन के उपरांत पाकिस्तान से भारत आए हुए वे लोग जिन्हें रिफ्यूजी समझा गया, जिन्हें शरणार्थी समझा गया, तत्कालीन भारत सरकार ने उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की है, उन्हें रहने के लिए कौन सी ज़मीन दी जाएगी, कहाँ वो बसेंगे, कहाँ उनकी बस्तियाँ बसेंगी, कहाँ वे मकान बनाएंगे, उस ज़मीन के आवंटन का कार्यालय है, जहाँ पर अर्जी नवीस मतलब जो टाइपराइटर है, जो प्रार्थना पत्र वगैरह लिखता है, जो कार्यालयी पत्रों को लिखता है, वो टाइप कर रहा है। उसके बगल में एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। आसपास के कर्मचारियों का क्या दृश्य है, उसे मोहन राकेश ने ऊपर की लाइनों में उससे रेखा चित्र बनाने का प्रयास किया है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं, कुछ बुजुर्गवार वहाँ पर अपने हिस्से की जानकारी के लिए, अपने ज़मीन की जानकारी के लिए, अपने मकान की जानकारी के लिए कि मुझे कौन सी ज़मीन मिलेगी, कहाँ पे मैं मकान बना पाऊँगा, इस जानकारी के लिए उस कार्यालय में गए हुए हैं। अंदर हाल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थीं। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था। दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह गज़ल उसमें शमा और 20वीं सदी के पुराने अंक में से उड़ाई है। अजीज साहब ने शेर अपने आज ही कहे हैं, या पहले के कहे हुए कुछ शेर आज अचानक याद ही आए हैं। सांवले चेहरे और घनी मूंछों वाले एक बाबू ने बाईं आंख को जरा दबाकर पूछा। आसपास सब खड़े लोगों के चेहरे खिल गए। यह बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर हलफिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज़ कही गई हो तो याद नहीं।
और फिर आंखों से सबके चेहरे को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवान तो कोई रिसर्जदा ही मुर्तब करेगा। ऑफिस के कुछ क्लर्क, कार्यालयी बाबू लोग बैठ करके आपस में गप्पे उड़ा रहे हैं। उनमें एक साहब हैं जो शेरो शायरी का शौक़ रखते हैं और शेरो शायरी के दौरान वो कुछ अपने शेर फरमा रहे हैं और साथ के और सहकर्मी उन शेरों का मज़ा ले रहे हैं। कुछ का ये मानना है कि समा और 20वीं सदी नामक पत्रिकाओं से मोहतरम ने उस शेर को चुराया है, लेकिन वो उठते हैं और बताते हैं, लेखक लिख रहे हैं, कहानीकार लिख रहे हैं कि हलफिया बयान देने के लहजे में, जैसे अजीज साहब जो हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि वो अदालत में खड़े हों और हलफिया बयान देना चाह रहे हों, का शपथ ले रहे हों कि नहीं, ये जो गज़ल कही गई है ये मेरे द्वारा ही कही गई है, और इस वजन पर, मतलब इस जैसी कोई बात किसी और शेर में, किसी और गज़ल में किसी ने कही हो तो इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। एक फरमाइशी कहकहा लगा जिसे सीसी की आवाज़ों ने बीच में ही दबा दिया। कहकहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ़ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया। जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में शामिल हुआ। अजीज साहब अब आवाज़ जरा धीमी करके गज़ल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे की घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीड डाइजेस्ट का ताज़ा अंक बैग से निकाल लिया। लेटेसिया वाल्डिस को लेकर कि उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे, और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में जेडी रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के हुए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। यहां हम देख रहे हैं कि साहब का प्रवेश अपने कार्यालय में हो चुका है। साहब जरूरी कागजों पर अपने दस्तखत करके, अपने हस्ताक्षर करके, कुछ पत्रिका जैसी चीज है और उसमें भी कुछ उनके रुचि का लेख है, कुछ उनके रुचि की कहानी है जिसे वे पढ़ना चाह रहे हैं, और खासकर हृदय की शल्य चिकित्सा से संबंधित उसे वे पढ़ रहे हैं। और तभी अचानक से बाहर मैदान की ओर कुछ शोर सा सुनाई पड़ता है। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आ शामिल हुए थे। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा दी थी और हाथ पीछे करके तथा टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। पगड़ी के सिरे की तरफ उसने जरा सी बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी, और उनके पास खड़ा एक दुबला सा लड़का आसपास की और चीज को घूरती नजर से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगे धीरे धीरे पूरी खुल गई थीं और आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। वह बोलता हुआ साथ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है। 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी। अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों, यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। उधर वक्त पूरा होगा, इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई। कोई व्यक्ति है जिसका काम कार्यालय में वर्षों से लटका पड़ा है और वो झल्लाहट में कह रहा है, जैसा आम तौर पे हम सरकारी कार्यालयों में जाते हैं और जिस तरह का आवेश या आक्रोश वहां की कार्यालयी संस्कृति से हमें होता है, उसी तरह का आक्रोश यहां पर इस व्यक्ति को हो रहा है जो कह रहा है कि 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी, अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। वो कह रहा है कि 10 साल 5 साल में सरकार फैसला करेगी, तो ये बताओ कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए, जो हमने एप्लीकेशन दे रखा है, जो हमने प्रार्थना पत्र दे रखा है, उस पर क्या विचार कर रही है सरकार। और आगे वो झुझलाहट भरे शब्दों में कहता है कि सालों, यमराज भी हमारा वक्त गिन रहा है।
अर्थात कि हमारा समय भी दिन प्रतिदिन बीत रहा है, हम मृत्यु की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर वह वक्त पूरा होगा, इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई। अर्थात कि उधर तुम ये बताओगे कि हमारे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई होने वाली है और पता चलेगा कि हम मृत्यु के मुहाने पर खड़े हुए हैं। चपरासी की टांगें जमीन पर पुख्ता हो गईं और वह सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हुए। 2 साल से अर्जी दे रखी है, सालों जमीन के नाम पर तुमने मुझे एक गड्ढा अलाट कर दिया है, उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दो। अगर 2 साल से अर्जी यहां के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई, वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। तकरीर अर्थात बहस करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है, इस मेज से उस मेज तक जाने में वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो मैं आ गया हूं, आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भुखमरी के बाद सालों ने जमीन दी है मुझे 100 मरले का गड्ढा। उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियां गाड़ूंगा? अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले दे दो, लेकिन जमीन तो दो। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूं और अर्जी वक्त ले रही है। जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि जो कार्यालयी संस्कृति है, जिससे हमें और आपको भी झुंझलाहट होती है, इस व्यक्ति को भी उसी कार्यालयी संस्कृति से झुंझलाहट हो रही है। जिस भी सरकारी महकमे के कार्यालय में हम जाएं और वहां पे बाबुओं के द्वारा जो भी लेट लतीफी की जाती है, उससे हमें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कुछ उसी तरह की समस्याओं और कुछ उसी तरह की दिक्कतों का सामना इस व्यक्ति को भी यहां पर करना पड़ रहा है। और इसी वजह से यह व्यक्ति झुझलाया हुआ है और यह कह रहा है कि लो मैं पूरा घर बार आज लेकर के आ गया हूं। तुम्हें थोड़ी जमीन देनी है, तुम थोड़ी जमीन दो, लेकिन कम से कम ढंग की जमीन दो। मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले की ही जमीन दो, लेकिन कम से कम ढंग की जमीन दो। मरला कोई जमीन को नापने का पैमाना होगा। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर त्योरियां और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वह उसके पास आ गया। ए मिस्टर, चल यहां से बाहर। अपने हथियार की पूरी चोट के साथ कहा, चल उठ। मिस्टर, आज यहां से नहीं उठ सकता। वह आदमी अपनी टांगे थोड़ी चौड़ी करके बोला, मिस्टर आज यहां का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाही को जय बुलाता था, अब वह किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहां का बादशाह है, बेलाज बादशाह। उसे कोई लाज शर्म नहीं है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। समझे चपरासी बादशाह, अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ, अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी बादशाही निकल जाएगी। हाँ हाँ, बेलाज बादशाह हंसा, तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तू बुला पुलिस को, मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा, कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस? ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। यह मेरे भाई की बेवा है, बेवा अर्थात विधवा, उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। यह मेरे भाई का लड़का है जो अभी से तपेदिक का मरीज है, तपेदिक जिसे टीबी भी कहते हैं। और यह भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है। इसकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सब को बादशाही दे दी है। तू ले जाकर अपनी पुलिस की आकर इन सब की बादशाही निकाल दे, कुत्ता साला। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, वो इतना खींचा हुआ है कि आज वो 2-2 हाथ करने की मुद्रा में आ गया है। वो कह रहा है कि मैं बेलाज बादशाह हूं, अर्थात आज मैं सारा लाज शर्म त्याग कर लड़ करके तुमसे अपना हक और हिस्सा लेकर के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों न गंवाने पड़ जाएं। अंदर से एक बाबू निकलकर बाहर आ गए थे। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर आ गया। वह तैस में उसे बांह से पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता कि कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर उसने
उसने उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहां से हट गई। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़े और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा दिया। चपरासी फिर बड़बड़ाता रहा, कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है। मैं अभी तुझे दिखा देता कि एक तुम ही नहीं, यहां तुम सब के सब कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो और हम लोगों की हड्डियां चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूं, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूं, उसकी तरफ से भौंकता हूं। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूं। तुम सब उसे इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भौंकना मेरा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। मेरा तुमसे असली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। मैं अकेला हूं, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहां से निकाल दो, लेकिन फिर भी मैं भौंकता रहूंगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का घर है, मेरे वाहे गुरु का तेज है। मुझे जहां बंद कर दोगे मैं वहां भौंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूंगा। साले आदमी के कुत्ते, झूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिलाकर जीने वाले कुत्ते। आज वो व्यक्ति, जैसा मैं कह रहा था कि आज वो विद्रोह करने की मुद्रा में आया हुआ है। आज वो अपनी बात मनवाने के लिए आया हुआ है और हर कीमत पर आज वो अपना कार्य करवा लेना चाहता है। वो कहता है कि तुम कुत्ते हो तो मैं भी परमात्मा का कुत्ता हूं, और सामने वाले बाबुओं को कहता है कि तुम सरकारी कुत्ते हो, हमारी हड्डियां चूस कर जीना चाहते हो, हमारा शोषण करना चाहते हो, हमारा दोहन करना चाहते हो। साल 2-2 साल में फाइलें अगर एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचती हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले वर्षों में हमें हमारा हक मिल ही जाएगा। और कहता है कि तुम सब मिलकर मुझे मारो, यहां से निकाल दो, लेकिन फिर भी मैं भौंकता रहूंगा, अर्थात गलत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पास वाहे गुरु का तेज है, मेरे पास मेरे ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे पास सत्य है, और उस सत्य के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता ही रहूंगा। बाबा जी बस करो, एक बाबू हाथ जोड़कर बोला, हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी वह सतबानी बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है? मेरा नाम है 1226/7। मेरे बाप का दिया हुआ नाम खा लिया कुत्तों ने, अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है। मैं 1226/7 हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है। मेरा नाम याद कर लो, अपनी डायरी पर में लिख लो, वाहे गुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज आओ, कल या परसों आ जाना। तुम्हारी अर्जी पर कार्रवाई तकरीबन लगभग पूरी हो चुकी है। जैसा कि शुरुआती झड़पों के बाद जब हम भी सरकारी कार्यालयों में जाते हैं और कोई कार्य वर्षों से लंबित पड़ा होता है, और अगर आप किसी से या कोई भी व्यक्ति किसी बाबू से, किसी कर्मचारी से इस तरह से उलझता है, तो आश्वासन की मुद्रा में वहां का कर्मचारी ये कहता है कि भैया आप जो है 2 दिन बाद आइए, आपका काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत और रह गया है। यही बात यहां पर इस व्यक्ति के साथ दोहराई जा रही है, और वो कहता है कि तकरीबन पूरा हो चुका है, और मैं खुद ही तकरीबन पूरा हो चुका हूं। कह रहा कि उधर काम ही नहीं तकरीबन पूरा हुआ है, मैं भी तकरीबन पूरा हुआ हूं, अर्थात मैं भी अब समाप्त होने की कगार पर हूं। मेरी भी उम्र लगभग समाप्त होने के कगार पर है। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है या पहले मैं पूरा होता हूं। एक तरफ सरकार का हुनर है, दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तो कह रहा है कि एक तरफ तो सरकार का हुनर है, अर्थात कार्य को लेट लतीफी के साथ करने की कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, कार्य संस्कृति है, और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है कि जो समय के साथ निरंतर चलता जा रहा है और मेरे शरीर का क्षय होता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस धरा को छोड़ करके चला जाऊंगा। सालों ने पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज ईजाद किए, शायद और तकरीबन। बड़ा ही करारा व्यंग मोहन राकेश ने यहां पर किया है कि
सारी की सारी डिग्रियां लेने के बाद, सारी की सारी पढ़ाई के उपरांत जो बाबू हैं, जो अधिकारी हैं, वो दो लफ्ज ईजाद किया, एक शायद और दूसरा तकरीबन। अर्थात कि स्पष्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ शायदवाद में ही चल रहा है, सब कुछ शायद और लगभग अर्थात तकरीबन में ही चल रहा है। कहीं कोई स्पष्ट दृष्टिकोण कार्यों के प्रति नहीं है। शायद आपके कागज ऊपर चले गए हैं, तकरीबन तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो, तकरीबन से निकालो, शायद में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी, शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर छोड़ आया हूं। मैं यहां बैठा हूं, यहीं बैठा रहूंगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा, अभी होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के ये सब खड़े हैं, यह ठगी इनसे करो। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक कर अंदर लौटने लगे। बैठा है, बैठा रहने दो, बकता है, बकने दो। साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है। लेट हिम वर्क हिमसेल्फ टू डेथ। बाबुओं के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट गया। मैं साले के दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग हाकिम हैं और हाकिमों का कहा मानना पड़ता है, वरना अरे बाबा शांति से काम निकालो, यहां मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, 20 बांस नहीं चलती। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा, मगर परमात्मा का हुनर हर जगह चलता है। वो अपनी कमीज उतारता हुआ बोला, और परमात्मा के हुक्म से आज बेलात बादशाह नंगे होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वह नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वह बूटों की ठोकरें खाकर प्राण देगा, लेकिन वह किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वाहे गुरु की पूजा करता है वह किसी की पूजा नहीं कर सकता। तो वाहे गुरु का नाम लेकर और इससे पहले कि वह कहे को किए में परिणत करता, तो एक आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। बेलाज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। यहां पे ये जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूपेण गांधीवादी तरीके से, यहां पर इन पंक्तियों में गांधी जी का दर्शन स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें गांधी जी अहिंसा के माध्यम से, सदाचरण के माध्यम से वो अपने काम को करने की बात करते हैं। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य को जानता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को जानता हूं, और ईश्वर के रहते मैं और किसी की पूजा कर ही नहीं सकता। वो कह रहा है कि वो नंगी पीठ पर साहब के डंडे खा लेगा, वो बूटों की ठोकर खा के प्राण त्याग देगा, लेकिन किसी को रिश्वत नहीं देगा। वो किसी भी गलत काम के साथ समझौता नहीं करेगा। वो सत्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने की स्थिति में नहीं है। और वो कह रहा है कि मैं अपने सारे वस्त्र उतारकर नंगे होकर के साहब के कमरे में प्रवेश करूंगा, और एक तरह से अनशन करने की स्थिति में वो व्यक्ति अब पहुंच चुका है। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसीलिए इन्हें आज़ादी दिलाई थी कि आज़ादी के साथ इस तरह संभोग करें, उसकी मिट्टी खराब करें, उसके नाम पर कलंक लगाएं, उसे टके टके की फाइलों में बांध कर जलील करें। लोगों के दिलों को समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आप कहता हूं, मैं इंसान नहीं हूं, कुत्ता हूं। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। वे माथे की त्योरियां और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच में आ गए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना चाहता हूं साहब, वह आदमी घूरता हुआ बोला। 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम एलाट हुआ है। यह गड्ढा आज वापस करना चाहता हूं, ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम को वहां जाकर मछलियां मारा करें, या उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। क्या कटाक्ष मारा है! और इस तरह का कटाक्ष वही व्यक्ति मार सकता है जो साहसी हो, जिसके पास सत्य का ताकत हो। वह कह रहा है कि गड्ढा आप ले लीजिए और तालाब बनवा दीजिए, तहखाना बनवा दीजिए, और हम जैसे लोगों को उसमें दफन कर दीजिए। हम जैसे लोगों की जरूरत इस दुनिया को नहीं है। ज्यादा बकबक मत करो, अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं। 4 दिन के बाद ये भी न रहेंगे, इसलिए इन्हें मैं आज ही उतार दे रहा हूं।
इसके बाद बाकी सिर्फ 1226/7 रह जाएगा। 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। यह बकवास बंद करो, मेरे साथ अंदर आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वह आदमी कमीज कंधे पर रखकर उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी से बात नहीं सुनी, खुशामदें कर रहा था, किसी ने बात नहीं सुनी, वास्ते दे रहा था, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने उसके लिए चिक उठा दी। वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। घंटी बजी। चपरासी ने उसके लिए चिक उठा दी और वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बिलाज बादशाह मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आता हुआ देखा तो वह फिर बोला, चूहे की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता, भौंको, सब के सब भौंको। उसने अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तो भौंको। वो व्यक्ति अपना काम करा करके लौटता है और काफी उत्साहित होकर के जनता के बीच जोश भरने का काम करता है। चूंकि वो गलत नहीं था, चूंकि उसकी बातों में सत्यता थी, चूंकि उसकी बातों में सच्चाई थी, इसीलिए उसके भीतर साहस था और वो अधिकारी की आंखों में आंखें डाल करके बोल रहा था कि जो बात है वो तर्क संगत है, जो बात है वो सत्य है। सो अधिकारी विवश होता है और फाइल मंगवाता है, देखता है और तत्पश्चात उस व्यक्ति का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। लड़के और लड़की कंधों पर हाथ रखे हुए सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगे। हयादार हो तो साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जिया टाइप कराओ, नल का पानी पियो, सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहयाई हजार बरकत है। वो कह रहा है कि हयादार हो तो साल मुंह लटकाए खड़े रहो। वो कह रहा है कि अगर शर्म करोगे तो यूं ही बरसों तक मुंह लटकाए खड़े रहोगे, अपनी बारी का इंतजार करते रहोगे और वास्तव में न्याय मिलने से रहा। अर्जियां टाइप कराओ, नल का पानी पियो, सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो मेरी तरह से बेहयाई पे उतर आओ, बेशर्मी पे उतर आओ और सत्य के लिए संघर्ष करो, अपने हिस्से के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। वह हंसा रुका, जोर से हंसा, यारो बेहयाई हजार बरकत है। अर्थात कि अगर तुम अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए, अपने सत्य के लिए लड़ोगे तो निश्चित रूप से कभी न कभी तुम्हारी बात सुनी जाएगी और तुम्हारे स्थिति में बरकत होगी, अर्थात बढ़ोतरी होगी। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। भीड़ धीरे धीरे बिखर कर अपनी जगहों पर चली गई। चपरासी की टांगें फिर स्टूल पर झूलने लगी। सामने की कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेट चाय ले आया। अर्जी नवीस की मशीनें चलने लगी। टिक टिक की आवाज़ के साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। PEN पेन, पेन माने कलम, HEEN हेन माने मुर्गी, TEN डेन माने अंधेरी गुफा। हम देखते हैं कि इस कहानी में मोहन राकेश ने जिस तरह से सत्य के लिए संघर्ष करने की बात कही है, हमें आम जीवन में भी सत्य के लिए उसी तरह से संघर्ष करना चाहिए। सत्य के लिए किसी भी संकोच से हमें बचने की आवश्यकता है और हम इसके आगे ये देखेंगे कि इस होने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और आपसे इसी के साथ निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये आकर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम आगे की वीडियो पर और अच्छा वर्क कर सकें, जिससे आप और आप जैसे अनेकों विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें, साहित्य सुधी, साहित्य प्रेमी लाभान्वित हो सकें।